देश के पहले और दुनिया के तीसरे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की बहन थी हसीना पारकर। कभी मुंबई की गॉड मदर रही हसीना पारकर। आज की कहानी उसी की है। 1959 में पैदा हुई हसीना पारकर दाऊद की छोटी और 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। इब्राहिम कास्कर के सारे बच्चे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए थे। दाऊद ने अपने भाई सब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ डी कंपनी शुरू की थी। दाऊद की 4 बहनें थी, साइदा, फरजाना, मुमताज और हसीना, लेकिन उसके धंधे में उसकी किसी भी बहन के लिए जगह नहीं थी। लेकिन हसीना के धंधे में आने की एक कहानी बिल्कुल फिल्मी है। उसके पति की हत्या मुंबई में हुई और उसके पति की हत्या ने उसे बना दिया मुंबई की गॉड मदर। हुआ ये कि दाऊद के अपराधों ने उसे 80 के दशक में ही भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन वो बाहर बैठकर मुंबई चला रहा था। प्रोटेक्शन मनी वसूलना, मर्डर और दूसरे गैर कानूनी धंधे दाऊद का सबसे बड़ा काम था। उसकी देखा देखी और भी बहुत सारे गैंगस्टर पैदा हुए, जिसके आपसी गैंगवार ने मुंबई की सड़कें खूब लाल की। 90 की शुरुआत में दाऊद के निशाने पर रमा नाइक और अरुण गवली गैंग थे। इसका मुखिया था रमा नाइक। अरुण गवली उस समय गैंग में तीसरे नंबर पर था। नाइक के मरने के बाद गैंग की कमान गवली के हाथ में आ गए। 1990 के आसपास दाऊद गवली के शूटर्स को चुन चुन कर मरवा रहा था। इसी बीच दाऊद ने अरुण गवली के भाई को मरवा दिया, तो मुंबई के गैंगस्टर्स का वो एक नियम टूट गया कि दुश्मनी अपने बीच है, घर वालों के बीच नहीं। इसके बाद परिवार पर हमला ना करने का नियम फिर गवली ने भी तोड़ा। वो दाऊद और उसके गुर्गों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, तो उसने हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम कास्कर की हत्या करवा दी। इस्माइल और हसीना की शादी तब हुई थी जब वो महज 17 साल की थी। नागपाड़ा में जहां हसीना रहती थी, उसी इलाके में इस्माइल का एक होटल था। 26 जुलाई 1995 को हत्या वाले दिन इस्माइल दोपहर में अपने होटल के काउंटर पर बैठा था। तभी एक कार में कुछ हथियारबंद लोग आए और इस्माइल को भूनकर चले गए। दाऊद के जीजा का कत्ल हो चुका था। इस्माइल की हत्या के बाद दाऊद गैंग ने सुनील सामंत उर्फ सौत्या और छोटा शकील ने यूपी के गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह और साथी बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को हायर किया। उसको ऑटोमेटिक हथियार दिए और ये पहली बार था जब किसी शूटआउट में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। 12 सितंबर 1992 को कुछ घंटे पहले ही रेकी की गई। फिर हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश हल्दकर को मार दिया गया, जिस पर इस्माइल की हत्या का शक था। हमला इतना बड़ा था कि इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई थी। इस्माइल का बदला पूरा होने के बाद हसीना नागपाड़ा के गार्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। वहां उसे जो भी घर पसंद आया, उसने उसका ताला तुड़वा कर रहना शुरू कर दिया और किसी की उससे शिकायत की हिम्मत भी नहीं हुई। यहीं से हसीना ने अपना क्राइम सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया। दाऊद के भारत से चले जाने के बाद उसकी 54 बेनामी संपत्तियों की देखरेख करना हसीना का काम था, लेकिन धंधे में आने के बाद हसीना को अब इसमें मजा आने लगा और वो एक्टिव हो गई। दाऊद की ताकत तो थी ही, उसकी वजह से आसपास के लोग पर एहसान भी करती। इस तरह आसपास के लोग एहसान से भी झुकने लगे। मुंबई में हर इमारत बनने से पहले उसकी इजाजत जरूरी हो गई। वो एक तरह से मुंबई पर राज करने लगी थी। दाऊद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कई बार हसीना को मना भी किया कि हसीना को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बहनों को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए दाऊद अपने 4 बहनों को हर महीने करोड़ों रुपए भेजता था, लेकिन हसीना को ताकत की लत लग चुकी थी। मुंबई में 2006 में जब स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का काम बड़े जोरों शोरों पर चल रहा था, तब हसीना बिल्डर कृष्ण मिलन शुक्ला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्रेश शाह के साथ वडाला में एक छोटा स्लम क्लस्टर डेवलप करने का प्लान बनाया था। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। प्रॉपर्टी का ब्रोकर विनोद अलवानी था। पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा और विनोद ने एक डेवलपर जयेश शाह की मदद से 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। जब जयेश ने अपना पैसा वापस मांगा तो विनोद ने 70 लाख रुपए ही वापस किए, क्योंकि बाकी के 30 लाख रुपए हसीना ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लौटाने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2006 में जब विनोद क्राइम ब्रांच गया तो वहां FIR नहीं लिखी गई। फिर दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए
और आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महाबोले राजेंद्र निकम ने शिकायत लिखने से मना कर दिया है और उसके एवज में 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 21 अप्रैल को एफआईआर के बाद हसीना फरार हो गई तो सेशन कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए हसीना को किसी भी हाल में 16 मई तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए। हसीना का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसे पुलिस का एक्शन का पता लग गया था और वो इसीलिए फरार भी हो गई। लेकिन 2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड के वजह से हसीना को दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। इंडिया टुडे की 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना की हर अवैध धंधे में इन्वॉल्वमेंट होती थी। वह लोगों को कानूनी पचड़ों से प्रोटेक्शन देती थी। एक वक्त था जब मुंबई में सरकारी इमारत भी हसीना की इजाज़त से बनती थी, उसमें भी हसीना का हिस्सा होता था। लोग अपने विवाद को लेकर हसीना के पास आते थे और वो इसको सुलटा देती थी, इसके बदले में मोटी रकम वसूल करती थी। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इनकी जगह से हटाकर प्लॉट डेवलप करने की परमिशन लेने के लिए मुंबई के ढेर सारे बिल्डर हसीना के पास आते थे। एसआरए यानी स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी में अंडरवर्ल्ड का इतना दखल हो गया था कि कोर्ट को एसआरए के 247 मामले में जांच का आदेश देना पड़ा। हालांकि 2007 में इनमें से सिर्फ 11 मामलों की जांच हुई थी। बॉलीवुड फिल्मों में ओवरसीज राइट्स हासिल करना हमेशा से अंडरवर्ल्ड की फैंटेसी रही है। हसीना की इन्वॉल्वमेंट इसमें भी रहती थी, खासकर उन फिल्मों के लिए जो रूस और खाड़ी के देशों में रिलीज होती थी। कथित तौर पर हसीना हवाला रैकेट में भी शामिल थी, जिसमें भारत से मिडिल ईस्ट पैसे भेजे जाते थे और वहां से मंगवाए जाते थे। हसीना के परिवार में उसका पति, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। 2005 में उसने अपनी बड़ी बेटी की एक बिजनेसमैन से शादी करवा दी थी। हसीना के बड़े बेटे दानिश की अप्रैल 2006 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दानिश धंधे में हसीना का हाथ बटाता। हसीना का काम था ऑर्डर देना और सलीम का काम उसे पूरा करना था। जुलाई 2014 को रमजान के महीने में हसीना पार्कर को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 2014 में हसीना के पास 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। 5000 करोड़। इन दिनों शार्क टैंक में आप कई सारे बिजनेसमैन को देखते होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी भी नेटवर्थ इतनी नहीं होती है। और उन दिनों ही यानी कि आज से 10 साल पहले क्राइम की दुनिया में राज करके उसने इतने सारे संपत्ति को अपने नाम कर लिया। अब जरा आप ही सोचिएगा कि इस तरह से पैसों की उगाही और इस तरह की कमाई कितना सही है और कितना गलत। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही, दाऊद की बहन हसीना पार्कर के कहानी में। लेकिन बहुत ही जल्द मैं एक और कहानी लेकर आऊँगा इससे जुड़ा हुआ, जिसमें आप देखेंगे छोटा राजन की दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी। वो इस कहानी का आप एक तरह से अगला भाग समझ लीजिए, जो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।